गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो इलिस्ट्रेशन 12 तक मैंने आपको करवाया था। इलिस्ट्रेशन 13 और 14 लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको लास्ट डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड इलिस्ट्रेशन 14 करवा रहा हूं। देखो इलिस्ट्रेशन 14 में भी आपको ये कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक। आपको एक डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो वी हैव टू प्रिपेयर ए कैश बुक। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, कैश बुक। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये आपके सामने फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये आपके सामने फॉर्मेट हो गया। अब आप इसको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले 2017 फर्स्ट ऑफ मार्च आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक। अब देखो कैश का तो आपको पता है डेबिट बैलेंस है, और बैंक का बैलेंस इसने बताया नहीं है, तो उसको भी क्या मानना है, डेबिट बैलेंस। तो 2017 फर्स्ट ऑफ मार्च क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा आपके पास कैश का जो बैलेंस है दैट इज 12,000 और बैंक बैलेंस है 36,000। कैश का बैलेंस 12,000, बैंक का बैलेंस है 36,000। इसके बाद आगे 2 ऑफ मार्च को ये कहते हैं कैश ए चेक एंड पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब इन कैश 12,500। ध्यान से समझो। देखो ये कह रहा है कि कैश्ड ए चेक ऑफ 15,000। भाई हमने 15,000 रुपए का एक चेक कैश्ड करवाया। कैश्ड का मतलब मैंने आपको बताया था बैंक से पैसा निकालना। तो हमने सबसे पहले 15,000 बैंक से निकाले, और उसके बाद मार्च महीने की 12,500 रुपीज की सैलरी कैश में दी गई। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले आपने बैंक से 15,000 का चेक कैश करवाया, चेक से 15,000 बैंक से निकलवाए, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो। 2 ऑफ मार्च को कैश टू बैंक, तो कैश के तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट 15,000, और यहां पे 2017 2 ऑफ मार्च बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 15,000 एंड दिस इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद ये कहता है कि मार्च महीने की हमने 12,500 रुपीज की सैलरी पे की। अब आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपके पास क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी अकाउंट। कितने की सैलरी कैश में दी जा रही है, 12,500। ठीक है। इसके बाद 4 ऑफ मार्च को आगे कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन अवर बैंक अकाउंट 3,000, डिस्काउंट अलाउड 100। देखो ये कह रहे हैं कि सुनील सेठ कोई पार्टी का नाम है, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 3,000 डिपॉजिट करा दिए, और हमने उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया है।
देखो 3000 उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराए, 100 का डिस्काउंट सेपरेट है। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? बैंक, डिस्काउंट और सुनील से। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज ए रिसीवर, डेबिट। डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, खर्च है, एक्सपेंस है, डेबिट। सुनील से पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुनील से। बैंक आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में 4 मार्च को टू सुनील से। डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं, टू सुनील से। बैंक के डेबिट साइड में कितना अमाउंट आ जाएगा? 3000 रुपीज। ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, रिसीव फ्रॉम एन आउटस्टेशन कस्टमर ए चेक ऑफ 9500। check was deposited into bank on 12th of March and bank debited 20 rupees as collection charge। देखो 10 तारीख को, ध्यान से समझो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि किसी आउटस्टेशन कस्टमर से, आउटस्टेशन कस्टमर में कोई दूसरे शहर का कोई कस्टमर था, उसने हमें 9500 रुपीज का चेक दिया 10 तारीख को। हमने ये चेक बैंक में 12th को डिपॉजिट कराया। इसका मतलब 10 तारीख को आपने उस कस्टमर से चेक लिया और अपने पास रखा, तो 10th को क्या एंट्री होगी? 10th को एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। नाम नहीं है तो टू कस्टमर, जिस भी बंदे का नाम होगा वो अपने आप आ जाएगा। चेक इन हैंड टू कस्टमर। ठीक। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करो। 12 तारीख को ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवा रहे, जिसके ऊपर बैंक हमसे 20 रुपीज कलेक्शन चार्ज ले रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन है 12 तारीख को। अब आपको पता है हम लोग कैश बुक बनाए या जर्नल बनाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चलते हैं। 10 के बाद आप 12 तारीख को पहुंचोगे, फिर देखो अगला ट्रांजेक्शन 11th को दे रखा है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को होल्ड करो। पहले 11 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखो, फिर 12 का लिखेंगे। तो 11 को क्या कह रहे हैं? गोविंद सेटल his account of 6000 by check of 5900। भाई गोविंद ने अपना 6000 रुपीज का अकाउंट 5900 से सेटल कर दिया। 5900 की पेमेंट करके चेक से गोविंद ने अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी कि 5900 का उसने चेक दिया, और ये कह रहा है कि चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू 15th ऑफ मार्च। अब वही बात हो गई, यहाँ पे ये चेक 15 तारीख को जमा करा रहे हो, तो 11 तारीख को आपको गोविंद से चेक मिला, आप एंट्री क्या करोगे? 100 का डिस्काउंट भी दे रहे हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोविंद। अब इस एंट्री में कहीं पर भी कैश या बैंक पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ये चेक 15 तारीख को आप डिपॉजिट करा रहे हो, 11 को तो नहीं करवाया, तो 15 तारीख का ट्रांजेक्शन बाद में। अब आप ट्रांजेक्शन लिखोगे पहले 12 तारीख वाला। 12 तारीख को जो आउटस्टेशन चेक मिला था आपको 9500 का, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, और उसके ऊपर बैंक वाले 20 रुपीज का कलेक्शन चार्ज ले रहे। दो अलग अलग एंट्री बनाओ। आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 12 तारीख को बैंक डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड 9500। अच्छा, बैंक इसके ऊपर 20 रुपीज का आपसे कलेक्शन चार्ज ले रहे हैं। भाई बैंक जैसे दूसरे शहर के चेक को कलेक्ट करेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि यहां से चेक दूसरे शहर में जाएगा, वहां के बैंक से एक ऑर्डर आएगा कि जी इस बंदे के अकाउंट में पैसा है, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए बैंक हमसे कलेक्शन चार्जेस लेता है। तो अगर बैंक कलेक्शन चार्ज लेता है तो वो पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा, उसके लिए एंट्री क्या होगी? कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट साइड में बाय कलेक्शन चार्ज। कितने रुपए का? 20 रुपीज। ठीक है। उसके बाद 12 तारीख की एंट्री हो गई। 11 तारीख को चेक मिला था, आपने उसकी एंट्री करी थी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोविंद। ये चेक
आपने 15th को बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन 15th की एंट्री करने से पहले ये देखो कि 15 से पहले और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, नहीं। फिर अगला ट्रांजेक्शन 16th को ही है। 11 तारीख को जो चेक मिला था वो 15th को आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 15th को बैंक के डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड। कितने का चेक था वो चेक था आपके पास 5900 का, ठीक है। इसके बाद 16th को ये कहते हैं सेटल रवीज अकाउंट ऑफ 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 6000 एंड द बैलेंस इन कैश। ध्यान से समझो, देखो ये कह रहे हैं कि सेटल द रवीज अकाउंट ऑफ 8200। भाई रवि नाम की कोई पार्टी हमारे 8200 रुपीज मांगती, हमने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। सेटल मींस उसका हिसाब क्लियर कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग 200 डिस्काउंट, 200 रुपए का डिस्काउंट काट के। तो 200 का डिस्काउंट काट के आपको उस पार्टी को 8000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। 8000 में से कह रहे हैं 6000 का हमने चेक दे दिया, बाकी 2000 कैश में दे दिया। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, रवि, कैश, बैंक और डिस्काउंट पे। रवि को पेमेंट कर रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को भी क्या करोगे, क्रेडिट। एंट्री बनेगी रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं, छोड़ दो। बैंक और कैश दोनों के दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में किस डेट को, 16th को। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय रवि, बाय रवि। कैश में कितना 2000, बैंक में कितना 6000। भाई कैश में आप पेमेंट कर रहे हो 2000 की, चेक से बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो 6000। इसके बाद 17th को withdrawn from बैंक 15,000 and office equipment, जिसको कह रहे हैं टाइपराइटर, was purchased for 12,000 and balance taken by the owner। देखो ये कह रहे हैं कि बैंक से 15,000 रुपीज विड्रॉ किए गए, 15,000 रुपए निकाले गए, जिसमें से 12,000 रुपीज तो आपने टाइपराइटर की पेमेंट के कर दिए और 3,000 ओनर ने ले लिए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो टाइपराइटर की 12,000 की पेमेंट बैंक से दिखा दो और 3,000 ओनर ने निकाले बैंक से, वो दिखा दो। या फिर सबसे बढ़िया तरीका है, इसने ट्रांजिशन को डिवाइड कर रखा है। इसने कह रखा है कि भाई जैसे आपको ट्रांजिशन में कह रहा है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 15,000, बैंक से 15,000 निकाले, ओनर ने 3,000 लिए तो वो बाद में लिए बैंक से निकालने के बाद। तो पहले तो आप बैंक से पैसा निकालो, बैंक से पैसा निकालोगे, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अलग अलग करो इस ट्रांजेक्शन को, कैश टू बैंक, तो कैश के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट कितना पैसा, कैश में 15,000, बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, बैंक से आपने कितना पैसा निकाला 15,000। अब ये कह रहे हैं कि परचेज ए टाइपराइटर ऑफ 12,000 आउट ऑफ इट, इसमें से 12,000 का टाइपराइटर खरीद लिया। टाइपराइटर को मैंने आपको क्या बता रखा है, ऑफिस इक्विपमेंट कंसीडर करना है। आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 12 का, एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाल रखा है, उसमें से पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कैश में पेमेंट कर रहे हो। ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट कितने का, 12,000 का। 3,000 जो बच गए वो ओनर ने ले लिए। ओनर अगर बिजनेस में से कोई पैसा निकालता है, लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहे 17th को, क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग्स, कितना 3,000।
ठीक है बेटा। अच्छा, जो ये 15,000 निकाले थे ये कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इसके बाद 18 को सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, संजय को क्रेडिट में उधार में सामान बेचा। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश या बैंक पे इफेक्ट नहीं है, नहीं रिकॉर्ड करोगे। आगे कह रहे हैं कि संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल द अकाउंट बाय चेक। भाई 500 की गुड्स संजय ने वापस कर दी, तो उसकी एंट्री बेचा हुआ सामान संजय वापस कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू संजय, ठीक। और ये कह रहे हैं सेटल द अकाउंट बाय चेक, और उसके अलावा उसने चेक से अकाउंट सेटल कर दिया। तो अब आप देखो 8,000 का सामान बेचा था, 500 का वापस, 7500 मांगते हैं। 7500 का संजय ने हमें क्या दिया, चेक। अच्छा, आपने वो चेक बैंक में जमा कराया या नहीं, तो यहां तो बता नहीं रखा। अच्छा, 22 तारीख को कह रहे हैं कि बैंक नोटिफाई दैट संजय चेक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज डेबिटेड ₹20 एज चार्जेस फॉर दिस चेक। भाई 22 तारीख को बैंक कह रहा है कि संजय का चेक डिसऑनर्ड हो गया। आप सोचने की बात है कि किसी भी पार्टी का चेक, बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिए, देखो सॉरी, आप लोगों को कह रहा है कि भाई 7500 का संजय से चेक मिला। अच्छा, 19 तारीख को ये नहीं बता रखा कि आपने इस चेक का क्या किया, लेकिन सोचने की बात है 22 तारीख को 22 को बैंक कहता है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। बैंक में चेक डिसऑनर्ड तब होगा जब वो चेक आपने बैंक में दिया होगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 22 को वो चेक डिसऑनर्ड तब होगा जब आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो हमने वो चेक कब डिपॉजिट कराया, 19 को, जिस दिन मिला। तो 19 को आप चेक को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, संजय से चेक मिला था, बैंक में जमा कराया, बैंक टू संजय। तो बैंक के डेबिट साइड में टू संजय कितने का चेक था, 7500। अब देखो 22 को बैंक नोटिफाई कर रहा है, बैंक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि संजय का चेक डिसऑनर्ड हो गया और उसके ऊपर बैंक हमसे ₹20 का चार्ज ले रहा है। अब देखो ये जो ₹20 का चार्ज है ये हम नहीं पे करेंगे, हमारा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसका है, संजय का। तो ये पैसा भी हम किससे लेंगे, संजय से। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक हमसे लेगा और हम किससे मांगेंगे, संजय से। संजय हमारा बन जाएगा डेटर, एंट्री होगी संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट साइड में 22 को बाय संजय। कितने का चेक था, 7500 का चेक और ₹20 चार्जेस के, 7520 रुपीस। इसके बाद 24 को issued a check of 3000 to Ashok as advance against our order of furniture worth ₹3000। देखो कह रहे हैं कि हमने अशोक को 3000 रुपए का चेक दिया हमारे 5000 रुपीस के फर्नीचर के ऑर्डर के अगेंस्ट। देखो जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, जैसे फर्नीचर वाली दुकान पे चले गए, वहां पे हमने कोई फर्नीचर पसंद किया और दुकानदार को ऑर्डर किया कि भाई हमारे लिए ऐसा एक फर्नीचर बना दो, जैसे बेड बनवाना है, भाई हमारे लिए ऐसा बेड बनवा दो। बेड की कीमत है मान लो 5000, हमने उसको दे दिए 3000 एडवांस। अब आप उसको फर्नीचर नहीं कहोगे भाई। देखो ऑर्डर अगर आप किसी पार्टी को देते हो तो उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। लेकिन आप उसको 3000 रुपीज एडवांस दे रहे हो। अब आप एडवांस दे रहे हो लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा, एडवांस के बदले कुछ नहीं मिल रहा। अब आप सोचो कि जिस पार्टी को एडवांस दे रहे हो आप उस पार्टी के पैसा मांगते हो, क्यों? क्योंकि अगर कल को वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, तो जो एडवांस आप दे चुके वो आप रिकवर कर लोगे। तो अब आप देखो कि आपने एक तरीके से अशोक को 3000 रुपीज पे किए, तो एंट्री क्या हो गई, अशोक एक रिसीवर हो गया, डेबिट, चेक से पेमेंट कर रहे हो, चेक से ये ना, पेड ए चेक, इशूड ए चेक, तो चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगी, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक 24 को, या फिर इसको एडवांस टू अशोक भी लिख सकते हैं, अशोक टू बैंक, तो बाय अशोक। कितने का चेक आपने दिया अशोक को, 3000 रुपीज का।
इसके बाद 25 को ये कह रहे हैं रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेज इन कैश फ्रॉम संजय। अब आप देखो, संजय से जो 7500 का चेक मिला था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, जिसपे बैंक ने 20 रुपीज चार्जेस लगाए थे। अब ये कह रहे हैं कि संजय से ये 7500 और जो बैंक चार्जेस थे यानी कि टोटल 7520, ये पैसा संजय से कैश में मिल गया। किस तारीख को? 25 को। तो कैश में संजय से पैसा मिल रहा है, क्या एंट्री? कैश आ रहा है, डेबिट। संजय पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, क्रेडिट कैश टू संजय। कैश के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू संजय। कितने? 7520 रुपीज। इसके बाद 26 को गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th instant. Its payment was made by check after deducting 5% कैश डिस्काउंट। देखो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को हमने कोई गुड्स खरीदी थी श्याम सुंदर से, ठीक है, कितने की? 12,000 की। 15 तारीख को हमने श्याम सुंदर से कोई गुड्स खरीदी थी, 15 तारीख को खरीदी होगी। ये कह रहे हैं उसकी पेमेंट आज की। इसका मतलब 15 तारीख को उधार में खरीदी थी, तो उधार में खरीदा गया, कोई भी उधार में किया गया, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं। लेकिन ये कह रहा है इट्स पेमेंट वाज मेड टुडे, इसकी पेमेंट आज की जा रही है चेक से। तो 12,000 रुपीज वो बंदा हमारे मांगता है श्याम सुंदर, आज हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं चेक से आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट होता है 600 का डिस्काउंट काट के आप उस पार्टी को 11,400 की पेमेंट कर रहे हो। संजय को पेमेंट कर रहे हो, संजय जे रिसीवर, डेबिट। सॉरी, संजय नहीं, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को पेमेंट कर रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट। कैश आपके पास से जा रहा है, सॉरी चेक से पेमेंट जा रही है, बैंक से जा रही है, बैंक को भी क्या करेंगे? क्रेडिट। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, बैंक पर कितने का इफेक्ट पड़ रहा है? 11,400। बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 26, 27, 26, ठीक है, बाय श्याम सुंदर। बैंक के डेबिट साइड में कितना? क्रेडिट साइड में 11,400, ठीक। इसके बाद 28 को पे टू मनोहर रुपीज 8,000 बाई चेक। भाई हमने मनोहर नाम की पार्टी को 8,000 रुपीज चेक से पे किया। मनोहर को 8,000 रुपीज चेक से पे कर रहे हो। मनोहर एक रिसीवर है, डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। तो 28 को मनोहर टू बैंक बाय मनोहर कितने की पेमेंट की है? 8,000, वो भी बाय चेक, ठीक। आगे कह रहे हैं कैश सेल टू डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक। देखो ध्यान से समझो, इस ट्रांजेक्शन में कह रहा है 29 को कैश सेल रुपीज 80,000। भाई कैश में हमने 80,000 का सामान बेचा, आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, जिसमें से 60,000 बैंक में जमा करा दिए। दो तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पहले आपने कैश में 80,000 का सामान बेचा, कैश टू सेल, फिर 60,000 बैंक में जमा कराया, बैंक टू कैश, या सीधा कर सकते हो क्योंकि सेम डेट को ट्रांजेक्शन है। 60,000 का सामान बेचा जो तुरंत बैंक में जमा करा दिया, 20,000 का सामान कैश में बेचा। जो पैसा, जो गुड्स आपने बैंक के थ्रू बेची उसकी एंट्री रहेगी बैंक टू सेल। कैश में बेचा, कैश टू सेल, पूरी एंट्री। भाई 20 का कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 60,000 आपका बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। 29 को कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। कैश में कितना? 20,000, बैंक से कितना? 60,000, बैंक में कितना? 60। आगे कह रहा है कि बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 300। आपको कल भी बताया था
कि जैसे हम लोग किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह मिलना होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने बैंक वालों को डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं कि भाई इन सिक्योरिटी पे कभी भी अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिले तो आप हमारे ब्याज पर वो पैसा डिपॉजिट कर लेना हमारे अकाउंट में। तो ये कह रहे हैं कि बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 300। भाई बैंक ने सिक्योरिटीज पे 300 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया हमारे ब्याज पर। हमारे ब्याज पर बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। बैंक तो हो गया रिसीवर, डेबिट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 30 को बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक में कितने का इंटरेस्ट जमा हुआ? डिपॉजिट हुआ 300। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000। ध्यान से समझो, ये कह रहे हैं कि 10,000 का कैश रखने के बाद बाकी का कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का कैश तो आपने अपने पास रख लिया और बाकी का जो कैश था वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बाकी का कितना कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, इसको जानने के लिए आपको अपना कैश बैलेंस पता होना चाहिए। तो आप ये देखो कि फिलहाल आपका कैश बैलेंस कितना है। कैश का टोटल करो, 12 और 15 27 42 49 69। इस साइड का टोटल आ रहा है 69,520। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 3 + 12 15 17 29 29,500। आज की डेट में आपके पास 40,020 रुपीज का कैश अवेलेबल है। भाई आज आपके पास 40,020 रुपीज का कैश अवेलेबल है। अब ये कहता है कि इसमें से 10,000 तो रिटेन कर लिए, 10,000 हमने अपने पास रख लिए, बचे कितने? 30,020। वो पैसा बैंक में जमा करा रहे। 30,020 रुपीज बैंक में जमा कराओगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितना? 30,020। 31st को ही बाई बैंक अकाउंट, बैंक बाई बैंक अकाउंट। कैश में से कितना जा रहा है? 30,020। क्लियर? सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड हो गए। अब सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा लास्ट अटेम्प्ट होता है उनका बैलेंस फाइंड आउट करना। अब जैसे 31st को लास्ट डेट को बैलेंस निकालोगे, कैश का तो क्लियर है, कितना बैलेंस बच रहा है? 10। वैसे भी साइड का टोटल करके जब ये लेस करोगे तो कैश का डेबिट बैलेंस है, यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड आउट, कितना? 10। इसी प्रकार बैंक का बैलेंस निकालोगे, इधर का टोटल करोगे और इधर का। बेटा टोटल करके डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेना। तो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो बैंक का आपके पास देखो बैंक का जो बैलेंस आएगा वो आपके पास 86,280 का डिफरेंस आएगा। बैंक का जो बैलेंस है वो 86,280 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस टोटल में से जब आप इस टोटल को लेस करोगे तो डिफरेंस आएगा 86,280 और ये लास्ट में टोटल करते हैं। ठीक है, ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक है। कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो जैसे हमने ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, हमने इसमें डबल एंट्री बनाई थी। भाई पहले बैंक से पैसा निकाला और फिर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा। आपकी बुक में डायरेक्ट एंट्री दे रखी है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और उसकी पेमेंट बैंक से कर दी। ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, ये ट्रांजेक्शन इधर दिखा रखा है। फर्क कुछ नहीं है, तरीके की बात है। आपने ट्रांजेक्शन को डिवाइड करके किया हुआ है, इसने ट्रांजेक्शन को एक साथ किया है, तो आपका लास्ट में बैलेंस मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, ये हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज हमारी डबल कॉलम कैश बुक यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैटी कैश बुक का टॉपिक करवाऊंगा।
ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।